Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. In today's video, we are presenting few important question and answers for upcoming AIMS NORCET, ESIC and CHO exam 2021. Let's begin our today's video. Question number 1. What is the normal color of amniotic fluid when the bag of water ruptures? प्रेगनेंसी के दौरान जब बैग ऑफ वाटर का रप्चर होता है उस दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होना चाहिए या नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है? ऑप्शन ए क्लियर, ऑप्शन बी ग्रीनिश, ऑप्शन सी ब्राउन, ऑप्शन डी गोल्डन. The right answer of this question is option A. Let's see the explanation. Normally amniotic fluid is color like water. सामान्यतः एमनियोटिक फ्लूइड का कलर पानी के समान होता है या यूं कहिए कि रंगहीन होता है. यदि बच्चे में पोस्ट मैच्योरिटी है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर का हो जाएगा. एमनियोटिक फ्लूइड देखने में गोल्डन कलर का यदि दिखे तो आप कह सकते हैं कि पोस्ट मैच्योरिटी हुई है. और यदि बच्चे ने म्यूकोनियम का एक्सपायरेशन कर लिया है यानी उसमें म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हुआ है तो इस कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो ग्रीन कलर का होगा. म्यूकोनियम बच्चे का फर्स्ट पास स्टूल होता है और यदि बच्चा गर्भ में स्टूल को पास कर दे और फिर उसे एस्पायरेट कर ले तो ऐसी कंडीशन को हम म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं. और इस स्थिति में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है. यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ब्राउन होगा तो इंट्रा यूट्राइन डेथ को डिनोट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Injection of lymphocytes in the treatment of lepromatous leprosy is an example of. लेप्रोमेटस लेप्रोसी के ट्रीटमेंट हेतु लिम्फोसाइट इंजेक्शन को देना किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए इन्नेट इम्यूनिटी का, ऑप्शन बी एडॉप्टिव इम्यूनिटी का, ऑप्शन सी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या फिर ऑप्शन डी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का. The right answer of this question is option B. It is an example of adaptive immunity. यदि किसी पर्सन में लेप्रोसी लेप्रोमेटस लेप्रोसी डिजीज़ मौजूद है और आप उसके ट्रीटमेंट हेतु लिम्फोसाइट्स दे रहे हैं तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है. क्वेश्चन नंबर 3. The nurse analyzes the laboratory result of a child with hemophilia. आप एज अ नर्स एक हीमोफिलिक पेशेंट की केयर कर रहे हैं. द नर्स अंडरस्टैंड्स विच रिजल्ट मोस्ट लाइकली बी एबनॉर्मल इन दिस चाइल्ड. आपने उस बच्चे की लेबोरेटरी रिपोर्ट्स को देखा. आपके अनुसार नीचे बताए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू एबनॉर्मल पाई जाएगी? ऑप्शन ए प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन बी हिमेटोक्रिट लेवल, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑप्शन डी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोफीलिया डिजीज में कौन सी फाइंडिंग एबनॉर्मल हो जाती है. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. हीमोफीलिया पेशेंट्स के अंदर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बदल जाएगा, एबनॉर्मल आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा. आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोagulation प्रोटीन. हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि कोagulation प्रोटीन यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है इस डिज़ीज़ के अंदर. इसे आप रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं बिकॉज़ ये रॉयल फैमिलीज़ के अंदर सबसे पहले पाया गया था.
फीमेल्स इसकी कैरियर्स होती हैं और मेल्स को मोस्टली ये अफेक्ट करता है। इस डिजीज़ के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, जिसकी वजह से यदि पर्सन को थोड़ी भी इंजरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। सो देयर इज़ एन एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। Abnormal laboratory values result in hemophilia, indicate a prolonged partial thromboplastin time. हीमोफीलिया के पेशेंट्स के अंदर आपको पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। हीमोफीलिया भी दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। याद रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी निजेरिया, ऑप्शन सी एस्चीरिया, ऑप्शन डी कॉर्नीबैक्टीरियम। The right answer of this question is option A, Streptococcus. Streptococcus is a example of gram positive cocci. फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, आप चाहते हैं इस पीडीएफ को, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट किए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस पीडीएफ में मौजूद हमारे फेसबुक पेज के लिंक पर क्लिक करके हमारे को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन का नॉलेज अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो भी होना चाहिए, आपके काम आएगा। अदरवाइज कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आइए जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। एज अ नर्सिंग ऑफिसर यू आर असेसिंग अ क्लाइंट सर्जिकल इंसिजन फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। आप किसी हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं और आप एक क्लाइंट जिसकी सर्जरी हुई है उसके सर्जिकल इंसिजन को चेक कर रहे हैं कि सर्जिकल साइट पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं। विच फाइंडिंग एट द सर्जिकल साइट इज इंटरप्रेटेड एज नॉर्मल फाइंडिंग। निम्न में से कौन सी फाइंडिंग आपके अनुसार नॉर्मल मानी जाएगी या ये बताएगी कि पर्सन में इन्फेक्शन नहीं है? आपके ऑप्शन हैं सर्जिकल इंसिजन साइट एरिया का रेड और हार्ड होना, सीरस ड्रेनेज होना सर्जिकल साइट पे, या फिर प्रूलेंट ड्रेनेज होना। प्रूलेंट का मतलब होता है बदबूदार तरल का ड्रेनेज होना, रिसाव होना, या फिर ऑप्शन डी वार्म टेंडर स्किन, यानी स्किन का वार्म होना और हाथ लगाने पर वहाँ पर दर्द होना, टेंडरनेस होना। ये इनमें से कौन सी फाइंडिंग आपको यदि मिले तो आप कहेंगे कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, इसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं है? आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, सोच लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। The right answer of this question is option B, serous drainage। यदि किसी पर्सन की सर्जरी हुई है और उसकी सर्जिकल इंसिजन साइट पर यदि सीरस ड्रेनेज हो रहा है, तरल का रिसाव, क्लियर तरल का रिसाव हो रहा है, तो आप इसे नॉर्मल कहेंगे। यदि पर्सन की स्किन हार्ड हो, रेड हो, प्रूलेंट ड्रेनेज हो या फिर वार्म टेंडर हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इन्फेक्शन की मौजूदगी है और आप इसे डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और डॉक्टर द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सीरस ड्रेनेज इज
एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग एट सर्जिकल साइट, सिरस ड्रेनेज एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। अदर ऑप्शंस इंडिकेट साइंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शंस में बताए गए चीज़ें वुंड इन्फेक्शन की निशानी है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड वार्म रेड एंड टेंडर स्किन अराउंड द इंसिजन। यदि इंसिजन यानी जहाँ पर चीरा लगा है उस जगह पर पर्सन की स्किन वार्म हो, गर्म हो, लाल हो, या फिर वहाँ पर टच करने पर पेशेंट को दर्द हो रहा हो, तो ये सभी इन्फेक्शन की निशानी है। वुंड इन्फेक्शन यूजुअली अपीयर 3 to 6 days आफ्टर सर्जरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा लीजिएगा। वुंड इन्फेक्शन यूजुअली अपीयर 3 to 6 days आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के 3 से 6 दिनों के बीच इंसिजन साइट पर, सर्जिकल इंसिजन साइट पर पर्सन को वुंड इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। द क्लाइंट मे हैव अ फीवर एंड चिल्स ऑल्सो। इस इन्फेक्शन के कारण पर्सन को फीवर आ सकता है, उसमें चिल्स हो सकते हैं यानी ठंड लगकर बुखार आ सकता है, कपकपी हो सकती है। प्रूलेंट मटेरियल मे एग्जिट फ्रॉम ड्रेन्स और फ्रॉम सेपरेट वुंड एजेस। यदि घाव जो है, इंसिजन जो है, उसके एजेस से किसी प्रकार का प्रूलेंट बदबूदार मटेरियल निकल रहा है तो ये भी इन्फेक्शन की निशानी है। इन्फेक्शन मे कॉज्ड बाय पुअर असेप्टिक टेक्निक और अ कंटेमिनेटेड वुंड बिफोर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन एग्जिस्टिंग क्लाइंट। इन्फेक्शन होने का मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि पर्सन में जब ऑपरेशन किया जा रहा था तो उस समय असेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया प्रॉपरली, या फिर जब सर्जिकल एक्सप्लोरेशन किया गया, सर्जरी की गई, तो उस समय वुंड कंटेमिनेटेड था, वहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कोई कंटेमिनेटेड चीज़ पहले से मौजूद थी। Conditions such as diabetes mellitus and immunocompromised may place the client at risk. अब यदि पर्सन में पहले से डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसे पर्सन्स में सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑटोक्लेव। The temperature and duration required to kill spores in autoclave. ऑटोक्लेव में स्पोर्स को किल करने के लिए कितने टेम्परेचर और ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 63 डिग्री फॉर 12 मिनट्स, ऑप्शन बी 72 डिग्री फॉर 12 मिनट्स, 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 मिनट्स, और या फिर ऑप्शन डी 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 मिनट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑटोक्लेव से उसके टेम्परेचर, उसका ड्यूरेशन और उसका प्रेशर से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑटोक्लेव में स्पोर्स को किल करने के लिए ऑटोक्लेव का तापमान हमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड 12 मिनट के लिए और 15 पाउंड के दबाव पर सेट करना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर ऑटोक्लेव प्रोसीजर हो सके, स्टरलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लेबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी स्टेजेस? Question is from obstetric and gynecology. Very important, very basic question. आपको बताना है लेबर को हम कितने स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं? 2 स्टेजेस में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? The right answer of this question is option C, that is 4. हम लेबर को टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। लेबर की पहली स्टेज की शुरुआत हम तब मानते हैं जब फीमेल को ट्रू लेबर पेन होने
होने लग जाए। ट्रू लेबर पेन के साथ साथ जब सर्विक्स का डायलेशन होगा और सर्विक्स का डायलेशन जब कंप्लीट 10 सेंटीमीटर हो जाए तो उस समय हम कहेंगे कि लेबर की फर्स्ट स्टेज जो है कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की शुरुआत हम लेबर पेन से मानते हैं और कब कंप्लीट मानते हैं, जब सर्विक्स जो है सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाए। सेकेंड स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड डिलीवरी ऑफ फीटस। सेकेंड स्टेज की जो शुरुआत है वो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से होती है और एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ फीटस। जैसे ही सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हुआ, सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर हुआ, वैसे ही हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई और सेकंड स्टेज शुरू हुई। और सेकंड स्टेज फीटस की डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी होते ही ख़त्म मानी जाती है। थर्ड स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम डिलीवरी ऑफ फीटस एंड एंड्स विद द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होते ही थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है और प्लेसेंटा के बाहर आते ही थर्ड स्टेज को हम कंप्लीट मान लेते हैं। फोर्थ स्टेज द ऑब्जर्वेशन स्टेज, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इट इज़ अ फोर्थ स्टेज, इट इज़ नोन एज द ऑब्जर्वेशन स्टेज। इस स्टेज में जो मदर के ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में आने लगते हैं और इसमें हम बेसिकली फीमेल को या मदर को ऑब्जर्व करते हैं कि किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मिट्रल रिगर्गिटेशन। निम्न में से किसके द्वारा मिट्रल रिगर्गिटेशन कॉज हो सकता है, या यूं कहें मिट्रल गर्गिटेशन का कारण क्या है। ऑप्शन ए ट्यूमर, ऑप्शन बी बैक्टीरियल वेजिटेशन, या फिर ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस, या फिर ऑप्शन डी एथेरोस्क्लेरोसिस। The right answer of this question is option B. मिट्रल रिगर्गिटेशन का कारण है बैक्टीरियल वेजिटेशन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। A backflow of blood from left ventricle into left atrium resulting from imperfect closure of mitral valve called mitral regurgitation। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, हार्ट के ये 2 अपर चैम्बर्स हैं, ये 2 लोअर चैम्बर्स हैं, यहाँ पर आपके वॉल्व्स मौजूद हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेफ्ट एट्रियम की, यदि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में चला जाए, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर ये ब्लड अरोटा में ना जाकर वापस कहाँ चला जाए, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मिट्रल रिगर्गिटेशन। और इसका जो मुख्य कारण है वो इस वाल्व के अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट की वजह से है। ये वाल्व है यहाँ पर, इस वाल्व का यदि प्रॉपर क्लोजर ना हो, थोड़ा सा ओपन रह जाए, तो जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फोर्स के कारण जो ब्लड है अरोटा में ना जाकर ब्लड का लेफ्ट एट्रियम में बैकफ्लो होने लगेगा और इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं मिट्रल रिगर्गिटेशन। और यहाँ पर जो मिट्रल रिगर्गिटेशन का मुख्य कारण हमने बताया है वो बताया है बैक्टीरियल वेजिटेशन को। अब ये बैक्टीरियल वेजिटेशन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बैक्टीरियल वेजिटेशन मीन्स अ morbid luxurious growth by any bacteria on any part of example valve। सिंपली हम कहें तो बैक्टीरियल वेजिटेशन क्या है, बैक्टीरिया की मॉर्बिड लग्जूरियस ग्रोथ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के किसी भी पार्ट पर यदि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए तो इसे हम बैक्टीरियल वेजिटेशन कहेंगे। इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं
वाल्व के ऊपर यदि बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई जिसकी वजह से वाल्व का प्रॉपर क्लोजर नहीं हो रहा था और इसके कारण ब्लड का बैकफ्लो हुआ और ये कंडीशन डेवलप हुई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अदर कॉजेज ऑफ रिगर्गिटेशन इंक्लूड। अब हमने यहाँ पर बैक्टीरियल वेजिटेशन तो डिस्कस कर लिया, इसके अलावा भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से मिट्रल रिगर्गिटेशन हो सकता है। सबसे पहले है कंजेनाइटल एनोमली ऑफ वाल्व। यदि किसी पर्सन में कंजेनाइटल यानी जन्मजात वाल्व का कोई रोग है, वाल्व की जो आकृति है सही नहीं है, तो उसमें भी मिट्रल रिगर्गिटेशन हो सकता है। सेकंड आप आ सकता है कॉज इसका कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, एग्जाम्पल मार्फन डिजीज़। मान लीजिए किसी पर्सन में कनेक्टिव टिश्यूज़ का डिसऑर्डर है, मार्फन डिजीज़ है, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि पर्सन में मिट्रल रिगर्गिटेशन पाया जा सकता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी इसका कारण हो सकता है। इस्चेमिक डैमेज टू वाल्व एंड इट्स सपोर्टिंग कॉर्डे टेंडेनी। यदि कॉर्डे टेंडेनी के अंदर इस्चेमिक डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है। रूमेटिक वाल्वुलाइटिस यानी रूमेटिक इन्फेक्शन के कारण जो वाल्व के अंदर सूजन आ जाना रूमेटिक वाल्वुलाइटिस कहलाती है, ये भी इस डिजीज़ को कॉज करता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्डियक वाल्व, इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्डियक वाल्व इनटू रूमेटिक फीवर एंड मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी इसका एक कारण है। यदि मान लीजिए जो मिट्रल वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट साइड में पाए जाने वाला वाल्व है, ये मान लो प्रोलैप्स हो जाए, अपना काम ना कर पाए, तो इसकी वजह से भी मिट्रल रिगर्गिटेशन कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, केमिकल डिसइंफेक्टेंट विच एक्ट्स बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज। ऐसे केमिकल डिसइंफेक्टेंट का नाम बताइए जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करके डिसइंफेक्शन क्रिएट करता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी अल्कोहल या फिर ऑप्शन डी फिनॉल। इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फिनॉल। फिनॉल एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करके और फिर डिसइंफेक्शन कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 10, important 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 very important from pediatric। रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन ए क्लेफ्ट लिप में, ऑप्शन बी इम्परफोरेट एनस में, ऑप्शन सी ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला कंडीशन में, या फिर ऑप्शन डी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कंडीशन में रूल ऑफ 10 इस्तेमाल करते हैं। बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर क्लेफ्ट लिप। आपने देखा होगा कई बार बच्चों के जन्म के समय उनके जो लिप्स होते हैं वो कंटिन्यूली नहीं होते हैं, उनके बीच में ब्रेकडाउन होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्लेफ्ट लिप कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चों का पैलेट वाला एरिया होता है, तालू वाला हिस्सा होता है, उसमें भी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होती, वहाँ पर भी, तो ऐसी कंडीशन को क्लेफ्ट पैलेट के नाम से हम जानते हैं। और इनके ट्रीटमेंट के लिए मुख्य रूप से रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। रूल ऑफ 10 इज़ अ criteria used to judge readiness of an infant for surgical repair of the cleft lip। जिन बच्चों में क्लेफ्ट लिप कंडीशन मौजूद है उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें सर्जरी करनी होती है। अब ये बच्चा सर्जरी के लिए तैयार है या नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए हम रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल करते हैं। क्लेफ्ट लिप की सर्जरिकल रिपेयर के लिए बच्चा तैयार है या नहीं, इस चीज़ की जानकारी के लिए हम रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। द इन्फेंट मस्ट वेट 10 पाउंड 10 पाउंड्स, बी 10 वीक्स ओल्ड एंड हैव हीमोग्लोबिन वैल्यू ऑफ 10 ग्राम, हैव वाइट ब्लड सेल लेस देन 10,000। अब इसके अंदर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे का जो वज़न है 10 पाउंड होना चाहिए, बच्चा जो है 10 सप्ताह का होना चाहिए,
और बच्चे का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 10 ग्राम होना चाहिए और WBC काउंट बच्चे में जो है 10,000 से कम होना चाहिए, 10,000 से कम होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें बच्चे में मौजूद है तो हम फिर बच्चे के अंदर जो क्लेफ्ट लिप्स कंडीशन है उसका सर्जिकल रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स डिजीज। मीजल्स डिजीज का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑप्शन ए क्रॉप, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन सी मेनिंगो एनसेफेलाइटिस सॉरी। The right answer of this question is option D. Meningoencephalitis is a most serious complication of measles disease. Question number 12. An absolute indication for cesarean section. सिजेरियन सेक्शन किस स्थिति में आपको करना ही पड़ेगा? ऑप्शन ए प्रीवियस LSCS, ऑप्शन बी फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन सी ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी डी टाइप 4 प्लेसेंटा प्रेविया। The right answer of this question is option D. यदि पर्सन के अंदर टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन है तो आपको सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा, वेजाइनल डिलीवरी की कोई संभावना नहीं है। आइए जान लेते हैं अदर इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। किन और परिस्थितियों में आपको जन्म के लिए, बच्चे के जन्म के लिए सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा? पहला तो हमने बताया टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया, जिसे आप सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जानते हैं, यानी जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के सेंट्रल पोर्शन को कंप्लीटली प्लेसेंटा के द्वारा कवर कर लिया जाता है, बच्चे के बाहर आने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको सिजेरियन सेक्शन करना ही होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। यदि मदर का पेल्विस पार्ट वेजाइनल डिलीवरी के लिए एनाटॉमिकली ठीक नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। उसके अलावा एडवांस्ड कार्सिनोमा सर्विक्स, यदि किसी फीमेल में कार्सिनोमा सर्विक्स यानी सर्विक्स का कैंसर है तो ऐसी स्थिति में भी हम सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। लास्ट है वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं आप तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है फॉर नर्सेस प्रिपरेशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, द ब्लड ब्रेन बैरियर इज इफेक्टिव अगेंस्ट द पासेज ऑफ। ब्लड ब्रेन बैरियर के द्वारा कौन सा सब्सटेंस पास नहीं हो पाता? ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट सच एज ग्लूकोज, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर ऑप्शन डी एनेस्थेटिक्स। ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन में पाई जाने वाली एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन को टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाती है। आपको इतना हिंट दे दिया है, अब आप बताइए राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया। यूरिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट है और ये ब्रेन में एंटर ना कर पाए इसके लिए ब्लड ब्रेन बैरियर स्ट्रक्चर पाई जाती है। आइए जान लेते हैं कुछ और सब्सटेंस जो हैं वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, जैसे मैक्रो प्रोटीन्स, लिपिड्स, वेस्ट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और इंसुलिन टॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में निम्न में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? IgA, IgD, IgG, IgM। The right answer is option A, इम्यूनोग्लोबुलिन ए ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे में जाके उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी हमारे बॉडी में पाए जाने वाले सभी इम्यूनोग्लोबुलिन का 80% होता है, यानी मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन माना जाता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन एम इसे मिलेनियर मॉलिक्यूल या फिर इसकी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है। Question number 15, last question of this video. A client with atrial fibrillation who is receiving maintenance therapy of warfarin sodium has a prothrombin time of 35 seconds. एक पेशेंट है जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन है और उसमें वारफेरिन सोडियम एज अ मेंटेनेंस डोज चल रही है। इस पेशेंट का जो पीटी टाइम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, वो है 35 सेकेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेबोरेटरी वैल्यू द नर्स एंटिसिपेट विच प्रिस्क्रिप्शन। अब इस लेबोरेटरी वैल्यू के आधार पर क्या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए? ऑप्शन ए, एडिंग अ डोज ऑफ हिपेरिन सोडियम। ऑप्शन बी, होल्डिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन। ऑप्शन सी, इंक्रीज द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन। या फिर ऑप्शन डी, एडमिनिस्ट्रिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफेरिन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इस सिचुएशन में हम वारफेरिन की अगली डोज को नहीं देंगे। दिस इज द राइट चॉइस। पर्सन का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है, सो इस कंडीशन में हम वारफेरिन की नेक्स्ट डोज को होल्ड कर लेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज 11 to 12.5 सेकेंड्स। जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो होता है 11 से 12.5 सेकेंड, और यहाँ पर पेशेंट का कितना है? 35 सेकेंड। तो लगभग 1.5 से 2 गुना ये इसका पीटी टाइम हो रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम पर्सन की अगली डोज को नहीं देंगे। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच once again for watching this complete video. All the best.